शिक्षा में क्या सुधार चाहते हैं? शिक्षा में, शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार दिए जाए। एक बात, क्यों? हर सिद्धांत के पीछे क्यों जुड़ा रहता है और उस क्यों के पीछे एक प्रश्न खड़ा रहता है, क्यों दिए जाने चाहिए शिक्षा में संस्कार? शिक्षा तो सब जगह दी जा रही। हम मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र किसी व्यक्ति को साक्षर कर देना ही नहीं है। जब तक वो व्यक्ति संस्कारित नहीं होगा, उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, तब तक हम उसको एक सभ्य नागरिक नहीं बना सकते। तब तक हम उसको एक संवेदनशील, जागरूक नागरिक नहीं बना सकते। तब तक उसके भीतर हम मानवता नहीं ला सकते। साक्षर तो ये बड़े बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से लेकर के और तमाम दुनिया के जो बड़े बड़े संगठन चलाने वाले हैं आतंकवादियों के, वो मास्टरमाइंड होते हैं। उनके भीतर बौद्धिक चातुर्य कम नहीं होता है, बौद्धिक कुशलता कम नहीं होती है, उनको विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान कम नहीं होता है, बल्कि आम आदमियों से कई गुना एडवांस रहते हैं वो लोग। हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनके कारनामे होने के बाद उनकी तकनीकियों को जान पाती हैं, उनकी बारीकियों को जान पाती हैं। इतने ज्यादा एडवांस होते हैं लोग। तो विज्ञान और तकनीकी की मात्र शिक्षा दे देना, यह मात्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। हमें बच्चों को आतंकवादी नहीं बनाना है, हमें बच्चों को चरित्रहीन नहीं बनाना है, हमें बच्चों को असुर नहीं बनाना, राक्षस नहीं बनाना, पिशाच नहीं बनाना है, उनको दानव नहीं बनाना है, उनको शैतान नहीं बनाना है, उनको हैवान नहीं बनाना है। तीन बड़े खतरे पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं बच्चों को लेकर के: नशा, वासना और हिंसा। ये तीन बड़े खतरे पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। अमेरिका के बच्चे स्कूलों में पिस्टल लेकर के जाते हैं और अपने टीचर पर, अपने सहयोगी, अपने सहपाठियों पर बच्चे वहां की गोलियां बरसा देते हैं। ये रोजमर्रा की घटनाएं। और कई बार आप देखते हैं कि एक एक बच्चे ने 5-5, 10-10 और 11-11 बच्चों को उड़ा दिया, टीचर को उड़ा दिया, प्रिंसिपल को उड़ा दिया। हिंसा, वासना, कच्ची उम्र में विवाह से पूर्व यौन संबंध, दुराचार, व्यभिचार है। एक खास बात के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम हर बात में पश्चिम का अनुकरण करते हैं, वहां पर दुराचार और व्यभिचार नाम के कोई शब्द ही नहीं है। वहां खाली एक शब्द है, बलात्कार। फिर से कह रहा हूं, विदेशों में दुराचार और व्यभिचार नाम का कोई शब्द नहीं है। वो कहते हैं अपनी इच्छा से कोई भी मिले, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसको वो अधिकार मानते हैं। लेकिन मैं इसमें कहता हूं, इसमें बहुत गहरी आपत्ति है। विवाह से पूर्व यदि यौन संबंध होते हैं तो उनसे पैदा होने वाली जो औलाद है वो नाजायज होती है। और वो औलाद अगर आगे चल करके इतनी उद्दंड होती, इतनी असंस्कारित होती है, और वही औलादें आगे चल करके आत्मग्लानि की शिकार हो जाती हैं। उनके भीतर कोई संस्कार नहीं होते, उनके भीतर कोई आत्मगौरव नहीं होता, और वो एक असभ्य समाज, एक अपसंस्कृति को जन्म देते हैं। ये बहुत गहरी वेदना है। विवाह के पश्चात भी पति पत्नी से इतर यौन संबंध वो सामाजिक विद्रूपता को जन्म देते हैं, एक असभ्य समाज का निर्माण करते हैं, एक बहुत ही ज्यादा विकृत, एक बहुत ही ज्यादा दूषित, एक जहां पर कोई मूल्य ना हो, कोई आदर्श ना हो, कोई परंपराएं ना हो, वह एक ऐसा वर्ण संकर समाज पैदा होने लगता है जो कि मानव समाज के लिए ही, मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जाता है। तो हमारे यहां पर विवाह पूर्व यौन संबंधों को और विवाह के पश्चात भी विवाहेतर यौन संबंधों को दुराचार और व्यभिचार गिना जाता है, उसको अपराध माना जाता है। और ये सही है। यदि हमने इसको नियंत्रित नहीं किया तो शायद विकास के नाम पर हम विनाश की ओर आगे बढ़ जाएंगे, और मनुष्यता के नाम पर हम पशुता का आचरण करने लग जाएंगे। फिर पशुओं में, आदमी में, इंसान में अंतर क्या रह गया? तो
वहां व्यभिचार वहां बलात्कार किसको गिना जाता है कि माने दोनों में सहमति नहीं है और फिर यदि कोई यौन संबंध हो रहा है तो उसको व्यभिचार, वहां बलात्कार कहा जाता है। बस एक ही चीज वहां, और किसी को गलत मानते ही नहीं। और यही कारण है वहां अलग अलग जगह 10 कहीं 20 कहीं 25% तक विवाह से पूर्व ही 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटियां स्कूल में ही गर्भवती हो जाती है, और उनके साथ में एक अबॉर्शन सेंटर होता है स्कूल के साथ में। तो क्या हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां पर एक स्कूल के साथ में एक अबॉर्शन सेंटर बनाना पड़े, और विवाह होने के बाद में भी जो है पति पत्नी के संबंधों में पवित्रता ना रहे? तो फिर ऐसा समाज तो किसी काम का नहीं। यदि हमने बच्चों को शिक्षा के साथ में चरित्र निर्माण के मूल्यों की ओर उनका ध्यान नहीं दिया, उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनके भीतर जो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम उनको जागरूक नहीं बनाया, तो फिर वो भटक जाएंगे किधर? या तो ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, या वो दुराचार, व्यभिचार और सामूहिक बलात्कार। अभी भी रोज आप अखबारों में पढ़ते, कोई ऐसा दिन नहीं जाता टीवी पर रोज ना आए तो कोई जरूर नहीं है कि हर स्टोरी रोज टीवी के ऊपर आए, लेकिन आप हर दिन अखबारों को उठा करके पढ़िए। मैं रोज जब अखबार अलग अलग जगह के पढ़ता हूं उनमें ये आपको हेडलाइन मिलती है। 10वीं क्लास के बच्चों ने, 12वीं क्लास के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने एक बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार किया। और ये तो भारत के आंकड़े हैं, 100 में से 30 बेटियां इस देश की बलात्कार की शिकार होती हैं। क्या हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि जहां पर एक भी बहन बेटी की इज्जत आबरू के साथ को छोड़ा ना जाए, हर एक की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाए? तो शिक्षा में संस्कारों को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? तो शिक्षा में योग शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? तो दूसरा हमारा पक्ष भारत स्वाभिमान का, शिक्षा में योग शिक्षा को लागू करना। और हमारी एजुकेशन में जो हमें गलत इतिहास पढ़ाया जाता है जिससे कि हमारे भीतर आत्मग्लानि का भाव पैदा होता है, हमें विज्ञान और तकनीकी के बारे में गलत पढ़ाया जाता है कि हमारी शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, हमारे गौरवशाली अतीत के बारे में हमें यह पढ़ाया जाता है कि भारतीय लोग अनपढ़ थे, गवार थे, विज्ञान और तकनीकी यहां पर शून्य थी, इनको कुछ नहीं आता था, यहां पर कोई विकास नाम की चीज नहीं थी। जो हमें अपने इतिहास के बारे में गलत पढ़ाया जाता है, अपने पूर्वजों के बारे में गलत बताया जाता है, ये घोर शर्म और अपमान की बात है कि आजाद भारत में भी अपने पूर्वजों को गाली दी जाती है और हम मौन होकर के और स्वीकार करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, इसको दूर करना है। शिक्षा में सुधार। दूसरा हमारा जो सामाजिक जो हमारा दर्शन है, लोग कहते हैं ना बाबा एजेंडा क्या भारत स्वाभिमान का? भारत स्वाभिमान की फिलॉसफी क्या है, उसका सामाजिक और राजनीतिक दर्शन क्या है, और इस व्यवस्था को देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं चलाती हैं। देश का एजुकेशन कैसा हो ये आप और हम तय नहीं करते हैं। ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ये सामाजिक व्यवस्थाएं कौन तय करते हैं? राजनीतिक पार्टियां तय करती हैं। इसलिए सामाजिक व्यवस्था जहां से चल रही है उस राजनीतिक व्यवस्था तक हम कैसे जा रहे हैं, आगे बता रहे हैं। स्वदेशी, स्वदेश की भाषा। आजादी के 62 वर्षों बाद भी हमें अपने देश की भाषा में हमको न्याय नहीं मिलता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अंग्रेजी में ही होते हैं। विज्ञान और तकनीकी की संपूर्ण शिक्षा हमारे यहां पर अंग्रेजी में ही होती है। पिछले कुछ वर्षों में आईएएस, पीसीएस की जो परीक्षा होती है, ये इसको बोलते हैं हमारे प्रशासनिक सेवाएं, इसमें हिंदी को मान्यता पिछले शायद 15-20 वर्षों पहले, 18 साल पहले मिली है। नहीं तो इससे पहले प्रशासनिक सेवाओं में आपको जो है केवल अंग्रेजी में ही आपको परीक्षा देनी पड़ती थी, एग्जाम देना पड़ता था। अब केवल 2 भाषाओं में हो पाया है, केवल 2 भाषाओं में हो पाया है, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन बाकी विज्ञान और तकनीकी की संपूर्ण शिक्षा केवल अंग्रेजी में दी जाए, यह तो बहुत शर्म और अपमान की बात है। पूरे विश्व का कोई भी सभ्य देश अपने देश के नागरिकों को विदेशी भाषा में शिक्षा नहीं देता है। हम अपने देश में, ये हमारा मुद्दा है, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनाना, स्वदेशी से स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत बनाना। भाषा अपने देश की,
भाव, भाव माने संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, मूल्य, आदर्श, परंपराएं। भाव, भाषा, भाव, भाव माने सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, मूल्य, आदर्श, हमारी सामाजिक मान्यताएं, हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक मान्यताएं, हमारे मूल्य, हमारे आदर्श, हमारी परंपराएं। वो विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, सबसे प्राचीनतम परंपरा है, वैज्ञानिक परंपरा है, सार्वभौमिक परंपरा है। उसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। तो हमारे मूल्यों को लेकर के, हमारी परंपराओं को लेकर के, हमारे आदर्शों को लेकर के, और हमारे देश के लोगों में हीन भाव पैदा किए जाएं, यह हम स्वीकार नहीं करते। कोई भी देश आगे बढ़ता है तो स्वाभिमान के द्वारा ही आगे बढ़ता है। जिस देश के लोगों में स्वाभिमान नहीं होता, जिस देश के लोगों में पराक्रम नहीं होता, जिस देश के लोगों में शौर्य नहीं होता, वो देश और उस देश की आजादी कभी लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। वो मिट जाता है, वो देश मिट जाती है, वहां की संस्कृति। अब हमें एक बहुत मजबूत देश बनाना है। भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना है, विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनाना है। विश्व की महाशक्ति बनने के लिए, हमें सुपर पावर बनने के लिए स्वाभिमान चाहिए। और स्वाभिमान कहां से आएगा? भाषा से आएगा। स्वाभिमान कहां से आएगा? भावों से आएगा, भाव से, विचार से। भाव माने विचार, विचार माने वो मूल्य, वो आदर्श, वो संस्कृति, वो परंपराएं, वो हमारी सभ्यता, वो हमारे सिद्धांत, वो हमारा जीवन दर्शन, जिसकी पूरी दुनिया कायल थी। और आज हम आत्मग्लानि के शिकार हो गए ना। भूषा, अपने देश की वेशभूषा, हमारे देश की वेशभूषा बहुत सुंदर है, बहुत पावन है, और उसमें सभ्यता के नाम पर पशुता का आचरण नहीं है। लोग कहते हैं जितना नंगा रहो उतना ही सभ्य होता है। तो हमारी गांव की गाय भैंस पूरी नंगी रहती है तो ज्यादा सभ्य होगी। तो सभ्यता के नाम पर पशुता का आचरण ये उचित नहीं है। और हमारी वेशभूषा में, चाहे वो सलवार कमीज है, चाहे वो साड़ी है, चाहे वो कुर्ता पजामा है, चाहे वो धोती है, चाहे वो हमारी पगड़ी है, चाहे हमारी वो अलग अलग टोपियां हैं अलग अलग प्रांतों में, वो उसमें अपनत्व है, उसमें ममता है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। अब हमारे सिख भाई जो पगड़ी पहनते हैं, इसके पीछे हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम जुड़ा हो। यदि गुरु गोविंद सिंह ना होते तो आज भारतीय संस्कृति का शायद वो उत्कर्ष नहीं होता, उसका नाम और निशान मिट गया होता। यदि गुरु गोविंद सिंह ने अपनी शहादत ना दी होती, संघर्ष ना किया होता, अपना और अपने पुत्रों का बलिदान ना दिया होता। हाँ, और केवल इतना ही नहीं, न जाने कितने हजारों हजारों लाखों लाखों हमारे सिख भाइयों ने अपनी पगड़ी और इस देश का स्वाभिमान जीवित रखा। इसके पीछे का बहुत गहरा इतिहास है। ये एक हमारी संस्कृति और हमारे देश का स्वाभिमान, देश की आजादी का गौरव इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी पगड़ी और हमारे सिख भाइयों ने किया है। आज पूरी दुनिया में कहीं पर भी हमारे सिख भाई रहते हैं तो उन्होंने अपने सिर को नहीं झुकने दिया और अपनी पगड़ी को नहीं उतरने दिया। चाहे वो यूके में गए, यूएसए में गए, कनाडा में गए, बहुत सी जगह बाधाएं आई, बोले स्कूल में आप पगड़ी पहन करके नहीं आ सकते, उन्होंने उसको स्वीकृति दिलवाई। ये स्वाभिमान है। और अभी बात खाली छोटी छोटी बातों के ऊपर चल रही है, आपको आगे इसमें जोड़ेंगे। भूषा, वो हमारे अपने भारतीय वेशभूषा होनी चाहिए। उसमें बहुत आग्रही नहीं होना चाहिए कि केवल धोती और जो है ऊपर का उत्तरीय कुर्ता, जैसे दक्षिण में कुछ लोग पहनते हैं ना, नीचे भी धोती ऊपर भी धोती। मैंने लाल पहनी हुई, वो सफेद पहनते, बोले यही भारतीय वेशभूषा है। थोड़ा सा हमें युग के साथ थोड़ा सा तो परिवर्तित होने की आवश्यकता है। और माना अब इसमें अति आग्रह भी मत रखना। अब किसी को जीन्स पहने देख लिया तो एकदम कड़ी कड़ी निगाहों से देखने लगते हैं। धीरे धीरे इस चीज को करना है, तालिबानी सोच नहीं रखना। हाँ, जीन्स पहन ली, हे तो
बेआबरू हो गया है, इसने तो धर्म को तिलांजलि दे दी है। अरे इसके जीन्स तो अभी नहीं बदले हैं,